नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ विकास द्विवेदी और YouTube चैनल सेकंड लेयर ट्रुथ के माध्यम से आप सुन रहे हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय द्वारा सृजित एकात्म मानववाद से संबंधित श्रृंखला का ये चौथा भाग। हम पिछले 3 भागों में आपको हर एक बिंदु पर क्या कुछ कहने की कोशिश पंडित दीनदयाल उपाध्याय के द्वारा कोशिश की गई थी, वो हम आपको लगातार समझाने का और बताने का प्रयास कर रहे हैं। हो सकता है कि आपकी व्याख्या हमसे अलग हो सकती हो, लेकिन सार तत्व एक ही निकलता है। और अगर आप समझ रहे हैं, लगातार हमें संदेश भी प्राप्त हो रहे हैं कि कितना कुछ आप सीख पा रहे हैं इससे, तो हमें ये आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। आपके संदेश हमारे लिए बहुत ही सुखद होते हैं और हम कोशिश करते हैं कि एक नए प्रारूप में हम नई चीज़ों को, जो कि परतों के नीचे दबी हुई हैं, सत्य उजागर हो चुका है, सबके सामने है, लेकिन उसको देख पाने की दृष्टि जहाँ ओझल हो रही है, वहाँ हम उसको साफ करने की कोशिश करते हैं। इसलिए बिना वक्त ज़ाया किए हुए आज चौथे भाग की हम बात कर लेते हैं और इसके जो बिंदु हैं वो आपके लिए, यकीन मानिए, बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। केवल आपकी ज़िंदगी के लिए नहीं, बल्कि पूरी समूची मानवता के लिए। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, विभिन्न कोई भी पहलू हो, हर एक पहलू में ये चीज़ें पुरजोर तरीके से फिट हो जाती हैं। पूरी तरह से उनकी परिभाषा जो है वो इन्हीं के आधार पर गढ़ी गई है। तो क्या कुछ कहा था पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने अपने एकात्म मानववाद में, जिनके 3 बिंदुओं का हम जिक्र कर चुके हैं। आज हम जिक्र करते हैं चौथे बिंदु का। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि सत्य परिस्थिति जन्य तरीके से लगातार बदल रहा है और विदेश और भारत की परिस्थितियां पूरी तरह से अलग हैं, और इसके साथ ही हर जगह सब कुछ एक जैसा नहीं हो सकता। अगर सत्य समय के साथ परिवर्तित नहीं हुआ और सत्य में होने वाले परिवर्तन को आपने स्वीकार नहीं किया, तो वो रूढ़ी में बदल जाएगा। अब ऐसा कुछ क्यों कहा पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने, उसे भी हम समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए, जो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि विदेशों की परिस्थितियां और भारत की परिस्थितियां बहुत अलग हैं। विदेशों में होने वाले आंदोलन और हमारे भारतवर्ष में होने वाले आंदोलन बिल्कुल अलग हैं। वहाँ बनाए गए नियम, कायदे और सिद्धांत वहाँ के वातावरण, वहाँ के धर्म, संप्रदाय और जाति के लोगों पर निर्भर करते हैं कि कितनी क्या कुछ परिस्थितियाँ वहाँ पर बनती हैं। हमारे यहाँ की परिस्थितियाँ जो हैं उससे स्वतः भिन्न होंगी, ये हम अच्छी तरह से जान सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जितनी विविधता है, जितने जाति, धर्म, संप्रदाय और एक ही संप्रदाय के अंदर कितने मत हैं, ये सोचना और समझना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। हिंदू धर्म की ही बात कर लें, दक्षिण भारतीय जो संस्कृति है वो कुछ अलग हमारे उत्तर भारतीयों से बिल्कुल भिन्न हो जाती है। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम उसे नकार दें, स्वीकारना तो पड़ेगा ना। सत्य के साथ जो परिवर्तन की बात कही गई है, ऐसा ही उन्होंने इसलिए कहा कि विदेशों में इतनी विविधता नहीं है, इतनी डाइवर्सिटी नहीं है जितनी हमारे देश के अंदर है। तो यहाँ के नियम कायदे भी उस विविधता को ध्यान में रखते हुए बनाए जाने चाहिए। वो ये कहते हैं कि पश्चिम का जो भी ज्ञान आ रहा है, केवल पश्चिम का होने की वजह से वो विद्वान लोग जो हैं वो दे रहे हैं, उसके आधार पर केवल स्वीकारा नहीं जा सकता। उसको कसौटी पे कसना होगा कि हमारी यहाँ की परिस्थितियाँ क्या हैं, क्या उन पर वो फिट बैठता है, क्या उनके साथ वो सामंजस्य बिठा पाता है। तो ये भी सोचने योग्य बात है और इसको स्वीकार करने योग्य बात है। यही कुछ कहा था उन्होंने कि सत्य बदल रहा है, सत्य परिस्थिति जन्य है। जैसे हम एक छोटे से उदाहरण की बात कर लें कि विदेशों में आमतौर पर हमारे यहाँ से बहुत ठंडे प्रदेश होते हैं, साल भर लोग वहाँ गर्म कपड़े पहनते हैं। अब मान लीजिए, अगर विदेशों में एक नियम बना दिया जाए कि सर्दी से बचाव या फ्लू के कारण बहुत सारी मौतें हो रही हैं, तो गवर्नमेंट एक नियम निकाल दे कि भाई साल भर गर्म कपड़े पहनने होंगे, आपको बहुत अच्छी तरह से पहनने होंगे, ठीक है। लेकिन वही परिस्थिति अगर वहाँ से भारत में, अब वो नियम हमारे किसी राजनेता को पसंद आ जाता है जो कि संवैधानिक पद पर बैठा हुआ है, और वो कहे कि वहाँ पे तो ये नियम लागू किया गया है, तो हमें अपने यहाँ करना चाहिए, तो क्या ये उचित है? हमारे यहाँ वो माहौल नहीं है, हमारे यहाँ वो परिस्थितियाँ नहीं हैं, हमारे यहाँ उतनी सर्दी नहीं है कि हम गर्म कपड़े पहने या पहन सकें। लेकिन जो बात मैंने पहले एपिसोड में कही थी या दूसरे एपिसोड में कही थी कि पूरी तरह से कोई भी चीज़ गलत नहीं हो सकती। उनका जो सत्य है 12 महीने वाला, गर्म कपड़े पहनने वाला, वो हमारे लिए 2 या 3 महीने का सत्य बन सकता है या बन जाता है। जब हमारे यहाँ सर्दियाँ आती हैं तो हम भी गर्म कपड़े पहनते हैं। तो ना हम उसे पूरी तरह से नकार सकते हैं, ना पूरी तरह से स्वीकार सकते हैं, लेकिन उतना तो लेना ज़रूरी है ना, आंशिक रूप से। तो केवल किसी ने कह दिया या कहीं किसी विद्वान के द्वारा या उसके द्वारा कोई मत लाया गया तो वो हम पूरा सहर्ष स्वीकार कर लें, ये तो उचित बात नहीं है। पंडित जी ने यही कहने की कोशिश की थी कि सत्य बदल रहा है परिस्थिति जन्य तरीके से। उनका इसके अलावा
और भी बहुत कुछ जो उन्होंने कहा कि अ, सत्य अगर समय के साथ ना बदला या परिवर्तन हमने स्वीकार नहीं किया तो वो रूढ़ी बन जाएगा। एक छोटा सा उदाहरण, सामान्य जीवन जो हमारा दैनिक जीवन है उससे हम उठा लेते हैं। अब आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा उपयोग होने लगा है एलपीजी का। गैस के ऊपर लोग खाना बनाते हैं, खाना पकाते हैं, और चूल्हा जो था, अब लकड़ियाँ, मतलब लकड़ियों वाले चूल्हे का काफ़ी अभाव हो गया है। गांव-गांव तक सिलेंडर पहुंच चुके हैं, रसोई गैस पहुंच चुकी है। लेकिन अगर इसके सही कारण की बात करें तो आप दूसरी तरफ देखिए कि जंगलों की अंधाधुंध कटाई हुई। उस 100 साल पहले वाले भारत में जितने जंगल हुआ करते थे, क्या वो आज हैं? बिल्कुल नहीं है। बहुत बड़े स्तर पर जंगलों का को काट दिया गया है, उन्हें नेस्तनाबूद कर दिया गया है। तो अब क्या ये उचित है, या हम इसका उपयोग कर सकते हैं? बताइए। जंगल नहीं है, तो ऐसे में हमें इस युक्ति का प्रयोग करना पड़ेगा। कारण पे भी गौर कीजिए, लेकिन हम उसी सिद्धांत और उस सच के साथ अगर चिपके रहें तो कहाँ तक उचित है? बिल्कुल नहीं है। और इसके अलावा जो एक और उदाहरण मैं यहाँ पर आपको देना चाहता हूँ कि सत्य के परिवर्तन को स्वीकार ना करने से क्या कुछ हो सकता है। बहुत सारे मित्र, हो सकता है कि मेरी बात से एक मत ना हो, लेकिन मैं ये विचार आपके साथ साझा करना चाहूँगा। हो सकता है बहुत सारे लोग सहमत भी हों, इसलिए यहाँ पर ये उदाहरण देना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, सरस्वती स्कूल हमारे यहाँ हुआ करते थे। बड़ी ही संस्कारवान शिक्षा वहाँ पर दी जाती थी, मंत्र सिखाए जाते थे, मातृभूमि की जो स्तुति थी वो हमें सर्वप्रथम सिखाई जाती थी। लगातार उन विद्यालयों का संवर्धन चलता रहा, बच्चों ने वहाँ पर शिक्षा दीक्षा ग्रहण करनी शुरू की और लंबे समय तक ये अस्तित्व में बने रहे। लेकिन उसके बाद एक दौर आया जहाँ अंग्रेजी की महत्ता, जैसे ही कंप्यूटर का युग आना शुरू हुआ तो लोगों को लगा कि कंप्यूटर की महती आवश्यकता है और कंप्यूटर को जानने के लिए अंग्रेजी की आवश्यकता है। लेकिन हमने केवल हिंदी मीडियम स्कूल चलाए और हमने केवल संस्कृत को ही आगे रखा। दोनों भाषाएं अच्छी थी, दोनों ही संस्कार सृजित कर रही थी, लेकिन यहाँ पर अंग्रेजी को नकारना कहाँ तक उचित था? आप भी देख सकते हैं, आपके क्षेत्र में भी होंगे, तो धीरे धीरे करके और इन स्कूलों में संख्या बच्चों की कम होनी शुरू हो गई और अंततः ये खस्ता हाल भी हो गए। अगर हम अंग्रेजी के महत्व को उस समय स्वीकार कर लेते तो हम अपनी उस हिंदी को भी जिंदा रख सकते थे, हम उस संस्कृत को भी जिंदा रख सकते थे, और जो हमारा मुख्य उद्देश्य था कि देशभक्ति के संस्कार इनपुट करना उन बच्चों में, वो भी हम लगातार जारी रख सकते थे। लेकिन हम नहीं माने, हमने उसको स्वीकार नहीं किया। वर्तमान परिदृश्य के साथ समय और सत्य में बदलाव जो था उसको हमने स्वीकार नहीं किया, तो उसका परिणाम सामने है। अब आपके पास वही देशभक्ति और हमारी राष्ट्रभक्ति और संस्कार युक्त शिक्षा का इनपुट करने के लिए वो बच्चे ही मौजूद नहीं हैं स्कूल में। तो अब आप क्या कुछ करेंगे? अपनी उस पुरातन जो भी सत्य था वो रूढ़ी में परिवर्तित हो गया था और उसको ढो करके, इसलिए समाज ने उसे अस्वीकार कर दिया। रूढ़ियों को अक्सर समाज अस्वीकार कर देता है एक समय के बाद। हो सकता है आपको बुरा लगे इस उदाहरण के बाद, लेकिन ये कड़वी सच्चाई है, हमें स्वीकारना होगा और तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। ऐसे में तो हमारा सृजन करने के बजाय हमने विध्वंस कर लिया। तो इसीलिए पंडित जी ने ये बहुत लंबे समय पहले यही सोच विचार करके उन्होंने लिखा होगा कि सत्य परिस्थितिजन्य तरीके से बदल रहा है और समय के साथ परिवर्तन को हमें स्वीकार करना होगा, और बदला हुआ सत्य अगर आप स्वीकार नहीं करेंगे तो वो रूढ़ी में परिवर्तित हो जाएगा और रूढ़ियों को ये समाज तिलांजलि दे देगा, यानी कि छोड़ देगा। तो ये हमारा चौथा भाग था जिसमें हमने उस एकात्म मानव दर्शन से हर एक बिंदु पर हम चर्चा कर रहे हैं, जो महत्वपूर्ण बिंदु वहाँ पर हमने निकाले या उनको देखने का प्रयास किया। उम्मीद है आपको ये भाग भी पसंद आया होगा। आपकी प्रतिक्रियाएं हमें लगातार मिल रही हैं, लगातार आप हमें अपनी प्रतिक्रियाएं भेजते रहें और आप ये भी बताएं कि आप किस विषय पर अगली सीरीज़, अगली श्रृंखला हमारे इस चैनल के माध्यम से देखना चाहते हैं। हम अगले भाग के साथ बहुत जल्द आपके सामने फिर हाजिर होंगे। आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सेकंड लेयर ट्रुथ को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप तक तमाम एपिसोड्स के नोटिफिकेशन आते रहें। इस श्रृंखला के पिछले भागों को आप सुन पाएंगे वहाँ पर, और आगे आने वाले जो भाग हैं उनसे भी आप आसानी से वो आप तक पहुंच पाएंगे, और अपने दोस्तों के साथ भी इसे साझा करें। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे सभी भाग आपको पसंद आ रहे होंगे और आप हमें लगातार सुन रहे हैं। हमारे इस भाग में फ़िलहाल इतना ही। आप फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत शुक्रिया।